नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी जो यूपी पेट की जो परीक्षा है 28 से 29 अक्टूबर को संपन्न होने वाली है और यह यूपी SSC आयोग के द्वारा करवाई जाती है। दोस्तों आपकी इस परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों में यह ऊहापोह की स्थिति है कि इतने कम समय में चीज़ों को कैसे कवर किया जाए कि अच्छे नंबरों से आपकी जो परीक्षा है वो पास हो जाए और आप आगामी परीक्षाओं में बैठ पाएँ। ठीक है, इसमें मेरी सलाह आपको ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप उधर सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपको दूसरे चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं आप उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको ट्रेंड पता चलेगा और जो है सवाल तो पता चलेंगे, क्योंकि कई बार सवाल रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और उसमें कई बार एक्सप्लेनेशन से सवाल बन जाते हैं जिनसे आपको फ़ायदा मिलेगा उसमें। तो आज हम इसमें सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको हर सब्जेक्ट का आपको टॉपिक पता चलेगा कि आपको उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ सकते हैं और इसलिए आज हम इसको आपको सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इतिहास के सिलेबस को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है, समय 2 घंटे का होता है और पूर्णांक जो होता है 100 का होता है, यानी कि एक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है, और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग भी है। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपसे 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 अंक के। ठीक है, उनमें किन टॉपिकों से वो सवाल पूछे जाएंगे? उनमें सबसे पहला टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म, इसमें गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उनकी शिक्षाएं हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर जैन धर्म में महावीर की जो जीवनी है, शिक्षाएं हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर मौर्य वंश के संदर्भ में सम्राट अशोक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से सवाल पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन फिर एक काल है, उसको देखना है आपको। फिर राजपूत काल, सल्तनत काल, फिर मुगल साम्राज्य, फिर मराठा, ये वो सारे टॉपिक है जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश राज का जो अभ्युदय हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, उसके संदर्भ में क्या फैक्ट हैं, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव है इसके संदर्भ में सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको इसमें भी, क्योंकि सवाल 5 ही पूछे जाने हैं, तो आपको उनमें भी सबसे ज़्यादा आपको ये दोनों टॉपिक फोकस करना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर ब्रिटिश राज का जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव है इनको ध्यान रखना है। और फिर ये आगे के ये 3-4 टॉपिक हैं, इनको ध्यान रखना है। आप इनको सबसे प्रायोरिटी पे पढ़िएगा, उसके बाद आप इन टॉपिकों को पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किन किन टॉपिकों से सवाल पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, यानी कि वो जो स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनका क्रम क्या है, उनकी तिथि क्रम क्या है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर महात्मा गांधी की जो महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं के द्वारा उसमें क्या भूमिका रही है उन आंदोलनों में, उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद का जो उदय है इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और विधायी संशोधन हो रहे थे जो उस समय, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है 1935, इससे अक्सर सवाल पूछा जाता है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट से। और भारत के जो अन्य संवैधानिक संशोधन थे उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आज़ाद हिंद फौज, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इनसे सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये एरिया ध्यान रखने हैं। ठीक है, इतिहास विषय में इन टॉपिकों से सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं भूगोल विषय में किन किन टॉपिकों को शामिल किया गया है। इससे भी 5 अंक के 5 सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत एवं विश्व का जो भौतिक भूगोल है उससे सवाल पूछे जाते हैं। इस भौतिक भूगोल में किस किस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं? तो नदियाँ हो गई और उनकी जो घाटियाँ हैं उनसे संबंधित सवाल, फिर भूजल संसाधन से, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, इनसे, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन क्षेत्र जो है, खनिज संसाधन है, विशेषकर ये जो भारत के संदर्भ में, इनको ध्यान रखना है। आपको इनमें ये ध्यान रखना है, सवाल ऐसे ही पूछा जाता है ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, कौन सी नदी जो है किस देश के बीच सीमा बनाती है, ऐसे सवाल अक्सर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और भारत एवं विश्व का जो राजनैतिक भूगोल है इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इससे सवाल कम पूछे जाते हैं। जलवायु एवं मौसम विज्ञान से एक आध सवाल आ जाता है, टाइम जोन से एक सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप कम समय में नंबर को एकदम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है,
जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं, भूगोल विषय में इन टॉपिकों को शामिल किया गया है। दोस्तों आपको इनमें केवल इनकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को देखना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि अब आपके पास समय भी नहीं है और आपके परीक्षा में कॉन्सेप्ट पूछा भी जाता नहीं है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 1947 से लेकर 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, इसमें क्या क्या सुधार हुए थे, कौन कौन सी योजनाएं थी, जैसे योजना आयोग था, अब नीति आयोग है, इससे सवाल पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं से तो सवाल फिक्स ही है, लगभग एक आध सवाल आता ही है इससे। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, फिर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें किस प्रकार से इंक्लूजन हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इनमें थोड़ा सा अंतर भी देख लेना है आपको, क्योंकि आपसे यदि सवाल पूछा जाए कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा, तो वो चीज़ें गलत ना हो। ठीक है। हरित क्रांति से संबंधित सवाल पूछा जाता है। फिर दुग्ध विकास और जो ऑपरेशन फ्लड था, इससे सवाल पूछा जाता है। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, कितनी बैंकों का हुआ था उस समय, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है आपको। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है 1969 का जो बैंकिंग सुधार था, और लगभग 14 बैंकों को जो विलय कर दिया गया था, उसके संदर्भ में सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। और इकोनॉमी के संदर्भ में 1991 में जो आर्थिक सुधार किए गए थे, उसके बाद अर्थव्यवस्था का उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। और वर्ष 2014 के बाद जो है आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, उनमें कृषि के संदर्भ में सुधार क्या हुआ है, ढांचागत सुधार क्या हुआ है, श्रम सुधार क्या हुआ है, आर्थिक सुधार क्या हुआ है, और उसके बाद जो GST लगाया गया था, इससे सवाल पूछा जाता है। ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी, बहुत क्लियर तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसमें भी आपको सिलेक्टिव करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, कहाँ से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। क्योंकि आप इन पूरे टॉपिकों को भी नहीं पढ़ सकते हैं, इतना कम समय है आपके पास, क्योंकि ये टॉपिक सारे टॉपिक बहुत ब्रॉड लेवल के टॉपिक हैं। ठीक है। चलिए अगले विषय के संदर्भ में देखते हैं। भारतीय संविधान एवं जो लोक प्रशासन से संबंधित जो टॉपिक दिए गए हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में जो है, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है। और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य हैं, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, और जो संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र राज्य के मध्य क्या क्या संबंध है। ठीक है। और इनमें आपको आर्टिकल्स से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य तो सवाल पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य जो है। ठीक है। और संसदीय प्रणाली से भी एक सवाल पूछा जाता है लगभग। तो न्यायिक ढांचा के जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, इनके जो फंक्शन हैं, किस आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है, इनकी क्रियाविधि किस प्रकार की है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फिर जिला प्रशासन, फिर स्थानीय निकाय और पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इनसे सवाल पूछ लिया जाता है कि यानी कि पंचायती राज जो है कि कब पारित हुआ था, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था, किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फैक्चुअल। और सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इसमें टॉपिक को इतना शॉर्ट कर दिया गया है देखने के लिए, लेकिन इसको आप जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपको ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेंगी। मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फिर जो प्रारंभिक अंकगणित है, एलिमिनेटरी जो अर्थमेटिक है, इससे भी 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और एवरेज से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिकों को शामिल किया गया है, 5 ही नंबर के सवाल इसमें से भी पूछे जाने हैं। और जो इसमें पहला टॉपिक है संधि है, फिर विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, और लिंग से संबंधित जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, लेखक एवं रचनाएं जो होती हैं गद्य एवं पद्य की, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी आपसे सबसे टफ सवाल जो बन सकता है वो संधियों से बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें संधियों से सवाल बहुत ज़्यादा टफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके नियमों पर आधारित भी सवाल पूछे गए हैं। जब आप सॉल्व करेंगे पेपर तो आपको पता चलेगा। सामान्य अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी व्याकरण, पूरी व्याकरण ही लिख दी गई है यहाँ पर। अपठित गद्यांश पर आधारित जो सवाल हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है। और फिर तर्क एवं जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति, इससे आधारित इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, वृहत और लघु आधारित जो सवाल हैं, रैंकिंग से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। और उनमें रिलेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, समूह से भिन्न जो कोई है उससे आधारित सवाल पूछे जाते हैं।
कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्यात्मक और अक्षरात्मक दोनों आधार पर जो सवाल बनते हैं उनको पूछा जाता है इसमें। निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और निर्णय पर आधारित जो सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके लिए जो करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का भारत एवं वैश्विक आधार पर 10 नंबर का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, ठीक है। सामान्य जागरूकता भी 10 अंक की होती है। आपको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जहाँ से सबसे कम समय में भी चीज़ों को अच्छे से कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किए जा सकते हैं, वो ये टॉपिक हैं। जैसे समसामयिकी है यानी कि करंट अफेयर्स पर आधारित, और सामान्य जागरूकता जो है जनरल अवेयरनेस पर आधारित 10 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर। भारत के पड़ोसी देश जो हैं, देश, राजधानी और उनके जो मुद्राएं हैं इन पर आधारित सवाल। भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों पर आधारित। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप पॉलिटी में भी कवर कर लेंगे जब आप संसद पढ़ेंगे, तो उसका फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं, विश्व के जो संगठन हैं और उनके जो मुख्यालय हैं वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का जो खेल घटनाक्रम है उसको ध्यान रखना है आपको। भारत की जो कला एवं संस्कृति है उसको ध्यान रखना है। और उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन जो कहाँ कहाँ पर हैं उनको ध्यान रखना है। पुस्तकें, लेखक जो घटनाक्रम में जो चर्चा में रहें, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। पुरस्कार जो दिए जाते हैं समसामयिकी बेस्ड, ये सारी चीज़ें रहेंगी, आपको वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संदर्भ में जो नई बैठकें होती हैं, ठीक है। और इसमें भी अब जो अपठित हिंदी जो गद्यांश होता है उसका विवेचन एवं विश्लेषण पर आधारित 10 अंकों के सवाल पूछे जाते हैं। ये एरिया आपको फोकस करना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित भी 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये एरिया भी आपको ध्यान रखना है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण जो किया जाता है इस पर भी 10 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 3 टॉपिक ही अपने आप में 30% को कवर कर लेते हैं, तो आपको इन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके ऊपर आपको जनरल अवेयरनेस 10 नंबर दे रहा है, और ये समसामयिकी, ये 5 टॉपिक जो हैं लगभग ये अपने आप में 50 नंबर के आपको यहाँ से कवरेज दे रहे हैं, ठीक है। और इसके संदर्भ में ये आज का जो हमारा सिलेबस था इसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें भी कुछ शर्तें नीचे दी गई हैं। क्रमांक 1 से लेकर के जो 9 तक अंकित हैं, शैक्षणिक विषयों पर आधारित प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर होगा और राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि NCERT के द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। और परीक्षा का जो प्रकार होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रवृत्ति के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पत्र होगा आपका। और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की जो है कटौती की जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने पेट का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी चीज़ें। और यदि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को दर्ज कर सकते हैं, इसका निवारण जल्दी से कर दिया जाएगा किसी अन्य वीडियो में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिसकी वजह से कोई अन्य जो भी वीडियो आपके काम की अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप समय रहते चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, फिर धन्यवाद।